हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वेस्टर्न फिलॉसफी, डेकार्ट्स टू कांट वाला जो पेपर है उसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमने जो क्वेश्चन है ये PYQ से लिया है, तो आपका इससे पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। पूरा ये जो टॉपिक है वेस्टर्न फिलॉसफी का सारा क्वेश्चन आपका रिवाइज हो जाएगा। ये जो हमारे DU के जो सेम 3 का है उससे हमने लिया है फिलॉसफी ऑनर्स का सेम 3 का टॉपिक है वेस्टर्न फिलॉसफी डेकार्ट्स टू कांट। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ आप मेरा नाम देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द डिबेट बिटवीन रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। तो देख लिए सबसे पहले हम रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट को बताएंगे कि ये क्या बात करते हैं, और कुछ फिलोसोफर के नाम बता देंगे कि ये किस चीज़ को फॉलो करते हैं, इनका मेथड क्या है नॉलेज को गेन करने का। उसके बाद क्या डिबेट हुआ था एंड में, उस चीज़ को बता देंगे। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन बनाना है ताकि आप अच्छे से एग्जाम में लिख सके। पहले रैशनलिस्ट देख लेते हैं, ये क्या बात बताते हैं। ये बताते हैं कि हमारे माइंड में जो है बॉर्न मतलब जब आप जन्म लिए थे उससे पहले से ही जो है इनेट आइडियाज़ आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और ये डिडक्टिव मेथड को यूज़ करते हैं, ना कि ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे नॉलेज को गेन करने का काम करते हैं। इनके थ्रू जो है रीज़न ही जो है ट्रूथ है। ट्रू नॉलेज जो है हमें रीज़न के थ्रू ही मिल सकता है, और अप्रायोरी नॉलेज को सुप्रीम मानते हैं। लाइक जो नॉलेज जो है विदाउट एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं उसे जो अप्रायोरी नॉलेज कहा गया है, तो वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और एम्पिरिसिस्ट कौन होते हैं? जो बताते हैं कि टैबुला रासा के बारे में बताते हैं। मतलब क्या हुआ, इनके अकॉर्डिंग जो फिलोसोफर जो है एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर है वो बताते हैं कि हमारा जो माइंड है वो एक ब्लाइंड स्लेट है, वो एक ब्लैंक स्लेट है। ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड में कुछ पहले से जो है इनेट आइडियाज़ प्रोवाइड किए गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एम्पिरिसिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, और ये जो है इनके अकॉर्डिंग जो है एक्सपीरियंस ही सुप्रीम है, और ये किसी भी इनेट आइडियाज़ को फॉलो नहीं करते हैं, और ये इंडक्टिव मेथड को यूज़ करते हैं, ना कि लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और इनके लिए अपोस्टेरारी नॉलेज जो है ज़्यादा सुप्रीम होता है, यानी कि जो नॉलेज हम विद एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये इन दोनों के बारे में पहले शॉर्ट में बता दीजिएगा। उसके बाद जो है थिंकर्स के बारे में बता दीजिएगा। तो इसमें 3 थिंकर देखने को मिले हैं, रेने डेकार्ट्स, स्पाइनोजा, लेबनिज। तो ये क्या क्या चीज़ फॉलो करते हैं? तो रेने डेकार्ट्स जो है वो इनेट आइडियाज़ में बिलीव करते हैं, और सेल्फ मैथमेटिकल आइडियाज़ में बिलीव करते हैं। और इनका जो डुअलिज्म का थ्योरी था, माइंड और बॉडी इंडिपेंडेंट है, उस चीज़ को डिफाइन कर दीजिएगा माइंड और बॉडी के बारे में। और स्पाइनोजा फिर देख लेते हैं, ये ज्योमेट्रिक मेथड यूज़ करते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो है स्पाइनोजा के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ वन सब्सटेंस होता है, ओनली वन सब्सटेंस होता है। और फिर लेबनिज जो इनेट ट्रूथ और जो नेसेसरी प्रिंसिपल है उसको डिफेंड करने का काम करते हैं, जो बताते हैं कि हमारे जो माइंड, हमारा जो बॉडी है वो डिफरेंट मोनाड से बना है, कोई ऐसे कोई सब्सटेंस से नहीं बना है। और ये जो मोनाड है वो एक ही है, उसको हम अलग से उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो एक ही मोनाड है, उसी से हमारे डिफरेंट जो है पार्ट्स बने हैं। हमारा माइंड बना है, उसके थ्रू ही हम जो है रीज़न हम जो है नॉलेज को गेन करने का काम करते हैं। ठीक, तो जब हम रैशनलिस्ट थिंकर को डिफ़ाइन करेंगे फिर हम एम्पिरिसिस्ट थिंकर को डिफ़ाइन करेंगे, जो कि जॉन लॉक, जॉर्ज बकले और डेविड ह्यूम है। तो जॉन लॉक जो है वो इनेट आइडियाज़ को जो है रिजेक्ट करते हैं, यानी कि यही जो है ये बात कहते हैं कि माइंड जो है टैबुला रासा है, यानी कि ब्लैंक स्लेट है। हमारे माइंड में कुछ भी जो है पहले से इनेट नहीं किए गए थे, ये इनका अकॉर्डिंग है एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर के अकॉर्डिंग। जॉर्ज बकले बताते हैं कि इससे ईस्ट परसेपी, यानी कि किसी चीज़ को एग्जिस्ट होने के लिए हमें उसका परसेप्शन ज़रूरी है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? अगर हम उसे हम परसीव कर सकते हैं। तो इनका कहना था जॉर्ज बकले का। और डेविड ह्यूम बताते हैं कि वो इम्प्रेशन और आइडियाज़ में डिस्टिंग्विश करने का काम करते हैं। ओके, तो डिबेट यहाँ पर क्या आ जाता है
कि रैशनलिस्ट तो प्रमोट करते हैं कि हमें ट्रूथ नॉलेज, हमें जो है ट्रूथ जो है हमें जो नॉलेज है वो सर्टेनिटी और यूनिवर्सल ट्रूथ के थ्रू ही हम गेन कर सकते हैं। और एम्पिरिसिस्ट बताते हैं कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है नॉलेज को गेन करने का। पर यहाँ पर जो है कांट अपनी थ्योरी बताते हैं, अपना सिंथेसिस देते हैं कि नॉलेज जो है एक्सपीरियंस के साथ शुरू तो होता है, नॉलेज बिगिंस विद एक्सपीरियंस, बट नॉलेज जो है सेप कैसे होता है, वो अप्रायोरी कैटेगरी ऑफ माइंड के थ्रू ही सेप होता है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो है एम्पिरिसिस्ट भी पार्टली सही थे। कांट के अकॉर्डिंग, इमैनुअल कांट के अकॉर्डिंग एम्पिरिसिस्ट भी पार्शियली तो राइट थे और रैशनलिस्ट भी पार्शियली राइट थे। ऐसा नहीं है कि दोनों पूरे गलत थे। तो ये बताते हैं कि नॉलेज जो पहले तो एक्सपीरियंस के थ्रू हम स्टार्ट होता है, लेकिन बाद में उसे शेप करने का शेप किससे होता है, अप्रायोरी कैटेगरी ऑफ माइंड के थ्रू होता है। यानी कि माइंड ही उसको शेप करने का काम करता है। तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये बताते हैं कि थाट्स विदाउट कंटेंट, इंट्यूशन विदाउट कंसेप्ट आर ब्लाइंड। यानी कि अगर थाट में कोई कंटेंट नहीं रहेगा तो वो एम्प्टी रहेगा, उसका कुछ मतलब नहीं है। और इंट्यूशन में अगर कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा तो उसका भी जो है मीनिंगलेस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा जो टॉपिक है ये पूरा समझ में आ गया होगा। आपको कैसे इसके बारे में डिबेट लिखना है, रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट के बारे में पहले दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिए कि रैशनलिस्ट क्या सोचते हैं, एम्पिरिसिस्ट क्या सोचते हैं। फिर दोनों फिलोसोफर जितने भी हैं, 3 फिलोसोफर हैं, रेने डेकार्ट्स, स्पाइनोजा, लेबनिज, इन तीनों को एक्सप्लेन कर देना है। फिर एम्पिरिसिस्ट थिंकर कौन है, जॉन लॉक, जॉर्ज बकले, डेविड ह्यूम, इन सबको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद जो डिबेट देखने को मिलता है उस चीज़ को सॉल्व कौन करते हैं, कांट सॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देना है। आई होप आपको ये सारा जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा, जो आपको इसे कैसे लिखना है और कैसे स्ट्रक्चर वाइज में अपने आंसर को आप और बेटर लिख सकते हैं। तो हम हमारा जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब्सटेंस डज स्पाइनोजा एक्सेप्ट, डिस्कस। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। तो स्पाइनोजा कौन थे, ये एक रैशनलिस्ट फिलोसोफर थे जो बताते हैं कि सिर्फ एक ही सब्सटेंस एग्जिस्ट करती है, सिर्फ एक ही सब्सटेंस एग्जिस्ट करती है। और वो उस सब्सटेंस को ऐसे डिफाइन करते हैं कि सब्सटेंस इज समथिंग दैट एग्जिस्ट इन इटसेल्फ एंड इज कंसीव थ्रू इटसेल्फ। यानी कि उसे किसी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है उसके एग्जिस्ट होने के लिए। तो ये जो सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं वो किस में करते हैं, इनका जो एक एथिक्स बुक है उस चीज़ में वो डिफाइन करते हैं। और बताते हैं कि सिर्फ एक ही सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं और 2 सब्सटेंस नहीं हो सकते हैं। 2 सब्सटेंस एक साथ कैसे नहीं हो सकते, अगर 2 सब्सटेंस एक साथ होंगे तो उनमें कुछ लिमिटेशन आ जाएगी ना। इस वजह से जो है ये बताते हैं कि स्पाइनोजा बताते हैं कि सिर्फ एक ही सब्सटेंस एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एक ही इनफाइनाइट सब्सटेंस है वो एग्जिस्ट करती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, उसे किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है, इनफाइनाइट होती है। और वो उस सब्सटेंस को जो है वो एक सब्सटेंस है, उसे गॉड बोलते हैं या नेचर बोलते हैं, जिसे ड्यूस सिवे नेचुरा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो जो सब्सटेंस जो बात कर रहे हैं वही नेचर ही है और उसी चीज़ को वो गॉड बोलते हैं। और इनके गॉड का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सनलिस्टिक गॉड को डिफाइन करते हैं, बल्कि इनका जो गॉड है वो इम्पर्सनल है, वो किसी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करता, बेसिकली वो इम्पर्सनल गॉड है। तो स्पाइनोजा जो है बताते हैं कि उन्हीं के पास जो है हाईएस्ट रियलिटी होती है और वो उस चीज़ को जो है सब्सटेंस नाम देते हैं। तो यही पैंथेइज्म की थ्योरी आ जाएगी कि हाँ वो जो सब्सटेंस है वो गॉड ही है, ठीक। और ये कोई गॉड इम्पर्सनल नहीं है जो कि हेल्प के लिए आएंगे, और ये इनडिस्क्राइबल है, इसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और ये बताते हैं कि माइंड और बॉडी जो है, जो डेकार्ट्स ने बताया था कि इंडिपेंडेंट होती है, तो ये बताते हैं कि माइंड और बॉडी जो है वो डिफरेंट सब्सटेंस नहीं है, बल्कि सब्सटेंस तो एक ही है। वो जो माइंड और बॉडी है वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, ओके। तो ये इनका कहना था। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वो एक कोई सेपरेट सब्सटेंस नहीं होते हैं, बल्कि एक ही सब्सटेंस को जो है हम कैसे कंसीव कर सकते हैं उस चीज़ को बताने का एक तरीका होता है, एक ज़रिया होता है। तो स्पाइनोजा बताते हैं कि सब्सटेंस के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट तो होते ही हैं, लेकिन जो ह्यूमन नॉलेज है वो सिर्फ 2 एट्रीब्यूट को समझ सकती है। थाउट जो कि कॉन्शियसनेस या फिर आइडिया से रिलेटेड होते हैं, जो माइंड से रिलेटेड होते हैं, तो वो थाउट हो गया। और एक्सटेंशन जो बॉडीज, स्पेस, इन सब से रिलेटेड होता है वो थाउट और एक्सटेंशन, ये 2 एट्रीब्यूट है। इस चीज़ को जो है ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन माइंड जो है ये जान पाती है।
ऐसे तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। और फिर बताते हैं स्पाइनोज़ा की डिफरेंट मोड्स होते हैं। लाइक जो इंडिविजुअल थिंग है, लाइक हम आप या फिर किसी कोई पर्टिकुलर आइडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, कुछ पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात करते हैं, तो वो मोड आ जाता है। तो ये स्पाइनोज़ा कैसे डिफाइन करते हैं मोड को, कि मोड जो है फाइनाइट मॉडिफिकेशन है किसी पर्टिकुलर थिंग का, लाइक पर्टिकुलर आइडिया, बॉडी, इवेंट, तो ये जो है डिपेंडेंट होती है। और इंडिविजुअल थिंग जैसे कि माइंड, बॉडी जो है, यही सब जो है मोड है। ठीक, तो ये जो इंडिविजुअल थिंग है, इसी चीज़ को जो है स्पाइनोज़ा जो है मोड बोलते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं होती है, इन्हें जो डिपेंड होने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इनके थ्रू ये स्पाइनोज़ा का ये सारा चीज़ बता दीजिएगा कि वो इनके अकॉर्डिंग क्या एक ही सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं। और ये डेकार्ट्स की जो माइंड और बॉडी की डुअलिज्म थी, उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए बताते हैं कि ये कोई सेपरेट सब्सटेंस नहीं है, बल्कि एक ही सब्सटेंस के जो है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देखने को मिले हैं। और हम जो है ह्यूमन माइंड जो है सिर्फ थॉट और एक्सटेंशन को ही जान पाती है। और मोड के बारे में डिफ़ाइन कर दीजिएगा कि मोड क्या है, फाइनाइट मॉडिफिकेशन है किसी पर्टिकुलर थिंग का, लाइक पर्टिकुलर आइडिया, बॉडी, इवेंट, ये सब जो है मोड कहलाती है। ठीक, तो ये कार्टेशियन डुअलिज्म को रिजेक्ट करते हैं और ये बताते हैं कि माइंड और बॉडी जो है डिफरेंट सब्सटेंस नहीं है, बल्कि पैरेलल एट्रीब्यूट है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल ये माइंड और बॉडी की पैरेललिज्म को ऐसे डिफ़ाइन करते हुए बताते हैं कि ये जो है थॉट और एक्सटेंशन का जो है कनेक्शन बस जो बना हुआ है वो एक सेम है, यानी कि पैरेलल वे में वो चलता है। ठीक, माइंड और बॉडी का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी फिजिकल बॉडी अच्छी है, तो आपका जो है ब्राइटर ब्रेन की तरफ आपका डेवलपमेंट होने की ज़्यादा चांसेस है। तो इस वजह से ये डिफ़ाइन करते हैं स्पाइनोज़ा। और आगे बताते हैं स्पाइनोज़ा डिटर्मिनिज्म की तरफ ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि जो सारी जो चीज़ें हैं वो पहले से डिफ़ाइन की गई है, पहले से डिटरमाइन की गई है, और वो किसके थ्रू हो रहा है, वो गॉड और नेचर के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जब सारी चीज़ें पहले से ही डिफ़ाइन है, तो हमारी जो ह्यूमन विल है, हमारी जो फ्री विल है, वो कहाँ गई, इस चीज़ पर डाउट देखने को मिल सकता है। तो यही आगे जाके जो है क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा स्पाइनोज़ा का। तो देखिए क्रिटिसिज्म क्या है, टू एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि इनका जो मेन फोकस जो हो जाता है वो सारी चीज़ें जो है जब गॉड पे ही दे देते हैं, तो इस चीज़ को बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि सिर्फ एक ही सब्सटेंस कैसे एग्जिस्ट कर सकती है जब सारे इंडिविजुअल अलग अलग है। तो सारे इंडिविजुअल तो रियल तो है ही, तो एक सब्सटेंस कैसे हो सकती है। तो इसलिए टू एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है और पर्सनल गॉड की मिसिंग है, यानी कि ये इम्पर्सनल गॉड को बिलीव करते हैं, जो कि नेचर कहलाता है इनके अकॉर्डिंग, और वही जो है इनका सब्सटेंस है। और ये यहाँ पे जो है ह्यूमन फ्रीडम पर डाउट, यानी कि सवाल उठ जाता है कि ह्यूमन की फ्री विल कहाँ गई जब पहले से ही सारी चीज़ें डिटरमाइंड हैं गॉड और नेचर के थ्रू। तो यही सारे क्रिटिसिज्म देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आंसर समझ में आ गया होगा जो आपको कैसे लिखना है। पहले तो स्पाइनोज़ा के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि, और फिर बताएंगे सब्सटेंस को डिफ़ाइन करते हुए कि इन्होंने एथिक्स के बुक में बताया है कि ये क्या है, एक सब्सटेंस एक चीज़ है जो कि खुद में एग्जिस्ट करता है और इसे किसी दूसरे फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती एग्जिस्ट होने के लिए। और दो सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं हो सकता, अगर दो सब्सटेंस एग्जिस्ट होगा तो लिमिटेशन आ जाएगी। और इंडिपेंडेंट होता है, इनफाइनाइट होता है, इम्पर्सनलिस्ट गॉड को ये डिफ़ाइन करते हैं, तो ये बता देंगे। और एक सब्सटेंस क्या है, वो गॉड और नेचर ही है। और पैंथेइज्म बता देंगे, जो कि एक्सेप्ट करते हैं स्पाइनोज़ा एब्सोल्यूट इम्पर्सनलिस्टिक सब्सटेंस को, जो कि हाईएस्ट रियलिटी है। और इम्पर्सनल गॉड इनडिस्क्राइबेबल, इस चीज़ को डिफ़ाइन कर देंगे। फिर एट्रीब्यूट होते हैं, सिर्फ एक ही सब्सटेंस होते हैं पर उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं, जो कि हम ह्यूमन माइंड जो है सिर्फ दो एट्रीब्यूट को जान पाती है, थॉट और एक्सटेंशन। और मोड होते हैं जो इंडिविजुअल थिंग होती है, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, लाइक पर्टिकुलर थिंग, तो वो मोड कहलाती है, जो कि फाइनाइट मॉडिफिकेशन होती है। और कार्टेशियन डुअलिज्म को रिजेक्ट करते हुए आप इनकी फ़िलॉसफी बता देंगे स्पाइनोज़ा की। तो इसी तरह जो है फिर इनका कुछ क्रिटिसिज्म बता देंगे। तो इस तरह से आपका जो आंसर जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आ जाता है, हमने जो ये सारे क्वेश्चन लिए वो हमने सारे टॉपिक से लिए हैं, ताकि आपका पूरा रिवीजन भी हो जाए और आपके जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस हो जाए। ठीक, तो इसलिए आपको बिना किसी टेंशन क्या जो है आपको ये पूरा वीडियो देख लेना, ताकि आपको सारी जो थ्योरी है वो सारी समझ में आ जाए, सारे फिलोसोफर की थ्योरी समझ में आ जाए, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे आप बता पाए। ठीक,
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन लेबनिज थ्योरी ऑफ मोनाड। तो लेबनिज थ्योरी ऑफ मोनाड को जो है हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो लेबनिज पहले कौन थे, ये एक जो है रैशनलिस्ट फिलोसोफर ही थे, जो कि डेकार्ट्स और स्पाइनोजा दोनों को रिजेक्ट करते हुए अपनी एक थ्योरी देते हैं, जो बताते हैं कि मोनाड्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि कोई एक ही सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। जो कि स्पाइनोजा ने बोला था कि सिर्फ एक ही सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। तो लेबनिज जो है इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए, डिनाई करते हुए बताते हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो है, लेबनिज के अकॉर्डिंग जो है मोनाड एग्जिस्ट करता है, जो कि सिर्फ एक ही है और उनका कोई पार्ट नहीं हो सकता, और वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी है। मोनाड क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी है, जो कि हमारा माइंड और सोल है, ठीक। और सारे जो मोनाड है वो यूनिक होते हैं। कोई भी मोनाड जो है, दो मोनाड जो है एक जैसे दिखने वाले नहीं होता है, वो सारे अलग होते हैं। और मोनाड को जो है इन्होंने विंडोलेस बोला है। विंडोलेस क्यों, क्योंकि जैसे विंडो होता है तो कोई भी जो बाहर से जो हवा आती है तो वो अंदर चली जाती है, ठीक। तो उसी तरह जो है, उसी चीज़ से एग्जांपल लेते हुए इन्होंने बताया है कि कोई भी बाहर की चीज़ जो है वो इंटरैक्ट नहीं करती है मोनाड से। तो इस तरीके से लेबनिज ने जो है मोनाड को डिफ़ाइन किया है कि वो मोनाड जो है इंटरैक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे से। फिर इनके पास बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है लेबनिज के पास, कि जो इन्होंने जो है माइंड और बॉडी डुअलिज्म की जो डेकार्ट्स की थ्योरी थी उस चीज़ को तो क्रिटिसाइज़ कर दिया, डिनाई कर दिया, लेकिन अब इनसे सवाल उठता है कि माइंड और बॉडी जो है वो कैसे इंटरैक्ट करती है, ठीक। तो लेबनिज बताते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर माइंड में सोचे कि हमें वहाँ से जो है पानी लेना है, ग्लास ऑफ वाटर हमें लेना है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा कि हमारा हैंड क्या करेगा, वहाँ से वो वाटर ले लेगा, ठीक। तो यही इनसे सवाल किया जाता है कि ये कैसे हुआ, ये जो इंटरेक्शन हुआ ये हुआ कैसे। तो लेबनिज बताते हैं कि जो है पहले से जो प्री इस्टेब्लिश हार्मोनी क्रिएट हुई है उसके थ्रू हुआ। लाइक सारे मोनाड जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, लेकिन गॉड ने जो है सारे मोनाड को जो है प्रोग्राम करके रखा है। यूनिवर्स के बनने से स्टार्टिंग में ही जो है सारे मोनाड को जो है प्रोग्राम करके दिया गया है कि हाँ आपको इस चीज़ पर ये काम करना है। लाइक हमारे माइंड ने इंटरनली सोचा कि हमें वहाँ से पानी लेना है, तो बॉडी भी जो है इंटरनली जो है वो अपना जो है ग्लास ऑफ वाटर ले लिया। तो ऐसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू लेबनिज। ये बताते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी है जो कि गॉड ने क्रिएट किया है, उसी के थ्रू जो है ये हमें इंटरेक्शन देखने को मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉक, बहुत सारे हम क्लॉक को जो है एक ही टाइम पे सेट कर देंगे तो सारे जो है मूव तो करेंगे ही ना। तो यही बता रहे हैं कि वो सारे इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, डिफरेंट जो मोनाड होते हैं, ठीक। तो डिफरेंट टाइप्स लेबनिज ने जो है डिफरेंट टाइप्स मोनाड के जो है 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया है मोनाड को। बेयर मोनाड, सोल मोनाड, रीजन मोनाड, सुप्रीम मोनाड। तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ कि बेयर मोनाड वो होता है जिसका कॉन्शियसनेस नहीं होता, अनकॉन्शियस होता है, ठीक। और सोल मोनाड, जैसे बेयर मोनाड में क्या आ जाएगा, प्लांट एग्जांपल हम ले सकते हैं जो कि बेयर मोनाड में आ जाता है, जिसमें कोई कॉन्शियस नहीं होता है। और सोल मोनाड में जो है जिसमें लिटिल कॉन्शियसनेस होता है, लाइक एनिमल, ह्यूमन, ये आ जाता है। और रीजन मोनाड में क्या होता है, मेनली सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन आ जाता है, ह्यूमन माइंड आ जाता है, क्योंकि वही ज़्यादा जो है रीजनिंग का काम करता है, वही रीज़न थिंकिंग का काम कर सकता है। तो ये रीजन मोनाड आ गया। और सुप्रीम मोनाड क्या हुआ, ये वो हुआ जो कि गॉड के पास होता है, यानी कि इसमें हाईली कॉन्शियस होता है, ठीक। तो इस तरीके से लेबनिज ने जो है मोनाड को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। क्या क्या है, बेयर मोनाड, सोल मोनाड, रीजन मोनाड, सुप्रीम मोनाड। बेयर में क्या आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा। और सोल मोनाड में जो है एनिमल आ जाएगा या फिर ह्यूमन भी आ जाएगा। और रीजन में जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ही आएगा, ठीक। और सुप्रीम में क्या आ जाएगा, जो हाईएस्ट रियलिटी है, हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी है, वो किसके पास है, गॉड के पास है। तो हाईली कॉन्शियस माइंड क्या हो गया, सुप्रीम मोनाड कहलाएगा, ठीक। तो अब लेबनिज जो है रीज़न को एक्सप्लेन करते हैं 2 प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन और प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न। यानी कि इन 2 प्रिंसिपल के थ्रू ही जो है हम रीज़न को जो है गेन कर सकते हैं। तो लेबनिज इसी चीज़ को डिफाइन करते हैं। और लेबनिज फिर बताते हैं आगे कि
हम जो लेबनिज़ जो है अपनी बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड की थ्योरी बताते हैं, जिसमें बताते हैं कि हम जो है बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जो एग्जिस्ट कर रही है वही चीज़ बेस्ट है। गॉड जो है वो उन्हें जो है सुप्रीम अथॉरिटी माना गया है, तो वही जो है सुप्रीम है और वो एक परफेक्ट है, तो वो हमारे लिए जो है बैड वर्ल्ड चुनेंगे ही नहीं। यानी कि जब वो सुप्रीम है, जब वो खुद इतने परफेक्ट है, तो वो क्यों चाहेंगे कि वर्ल्ड में सफरिंग हो। तो इसीलिए लेबनिज़ बताते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड में जो सफरिंग देखने को मिलता है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ पर्पस है। तो वो जो सफरिंग है वो भी एक तरीके से लेबनिज़ के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छी है, अकॉर्डिंग टू लेबनिज़। ठीक, तो यही है इनका जो है बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड की थ्योरी, जो कि वो डिफ़ाइन करते हैं। और फिर आगे जो है लेबनिज़ जो है स्पाइनोज़ा को रिजेक्ट करते हैं। स्पाइनोज़ा की जो थ्योरी थी कि वन सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं, तो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल तो रियल होते हैं। जब सारे इंडिविजुअल रियल है तो एक ही सब्सटेंस कैसे हो सकती है, क्योंकि हम सब तो अलग अलग है ना। तो इसीलिए ये बताते हैं, इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि एक सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे पास डिफरेंट होते हैं सब्सटेंस, तो इसलिए ये बताते हैं। और कुछ क्रिटिसिज्म देखने को देख लेते हैं लेबनिज़ के थ्योरी को जो है क्या क्या क्रिटिसाइज देखने को मिला है। तो विंडोलेस मोनार्ड को जो है क्वेश्चन किया जाता है कि मोनार्ड इंटरैक्ट नहीं कर सकती, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और जो इनका जो एक्सेसिव डिपेंडेंस किस पे आ जाता है, गॉड पे आ जाता है, कि गॉड ही सुप्रीम है, उसी के थ्रू जो सब होता है। लाइक इन्होंने जो बताया स्टार्टिंग में कि प्री इस्टेब्लिश्ड हारमोनी है, गॉड ने ही हमारे सारे मोनार्ड को जो है प्रोग्राम कर दिया स्टार्टिंग में ही, और उसी के थ्रू जो है माइंड और बॉडी इंटरैक्ट करती है। तो इनका जो आप देख सकते होंगे, जो इनका जो प्री इस्टेब्लिश्ड हारमोनी है वो थोड़ा आपको आर्टिफिशियल नहीं लग रहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कि हम क्या मशीन हैं कि हमें जो है प्रोग्राम कर दिया गया ये सब। और तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है लेबनिज़ को। और बताते हैं कि बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड जो ये बता रहे हैं, ये तो बहुत सारे सफरिंग, मॉरल, इविल, इन सबको जो इग्नोर करते हुए बता रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो सारी चीज़ हमारे लिए अच्छी ही हो सकती है, और कोई एविडेंस नहीं है, प्रॉपर एविडेंस नहीं है, ऐसे ये बात कर रहे हैं लेबनिज़। तो इस चीज़ को जो है ये क्रिटिसाइज़ करते हुए बताया जाता है। बहुत सारे जो डिफरेंट आगे चल के फिलोसफर होते हैं वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आपको कैसे एग्जाम में लिखना है लेबनिज़ थ्योरी ऑफ मोनार्ड। पहले तो लेबनिज़ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिख देंगे, इनके अकॉर्डिंग मोनार्ड क्या है, इनके मोनार्ड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफाइन कर देंगे कि ये एक ही है, इन्हें हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और ये एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी है, और हर एक मोनार्ड यूनिक होती है, मोनार्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करती है, और ये डुअलिज़म को डिनाई करते हैं। और फिर बताते हैं कि माइंड और बॉडी फिर कैसे इंटरैक्ट करती है। तो प्री इस्टेब्लिश्ड हारमोनी के बारे में बताते हैं कि सारे मोनार्ड इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। और टाइप्स ऑफ मोनार्ड बता दीजिएगा कि बेयर मोनार्ड, सोल मोनार्ड, रीजन मोनार्ड, सुप्रीम मोनार्ड, ये सब होती है। और रीज़न कैसे गवर्न होती है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन और प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न के थ्रू गवर्न होती है, ये बता दीजिएगा। और लेबनिज़ का जो है बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड का जो थ्योरी है इसके बारे में बता दीजिएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, लेबनिज़ थ्योरी ऑफ मोनार्ड। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज लॉक रिफ्यूट इनेट आइडियाज़ डिस्कस। तो लॉक जो है, जॉन लॉक जो है, ये जो एम्पेरिसिस्ट फिलोसोफर थे, एम्पेरिसिस्ट थिंकर थे, जिनका जो मेन फोकस होता है एक्सपीरियंस पे मेन फोकस होता है इनका। ठीक, किस पे होता है, एक्सपीरियंस पे इनका जो है मेन फोकस होता है। तो इन्होंने जो है अपना फेमस वर्क एंड इससे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इनका जो फेमस वर्क है इसमें ये बताते हैं कि सारी जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही आती है। ठीक, और हमारा जो माइंड है वो एक टैबुला रासा है, यानी कि एक ब्लैंक स्लेट है। हमारे माइंड में कोई भी जन्म से कोई इनेट आइडियाज़ इंक्लूड नहीं किए गए थे। लाइक जैसे कि रैशनलिस्ट फिलोसफर ने बताया था कि इनेट आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं, तो उस चीज़ को ये डिनाई करते हुए बताते हैं कि हमारा माइंड जो है टैबुला रासा था, बर्थ के टाइम पे एक ब्लैंक स्लेट था। ठीक, और ये इनेट आइडिया को कैसे रिफ्यूट करते हैं, उनके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है, 5 आर्ग्यूमेंट है, वो देख लेते हैं। तो इनका जो मेजर आर्ग्यूमेंट है, रैशनलिस्ट जो बताते थे कि आइडिया लाइक गॉड, मॉरल ट्रूथ, ये सब जो है हमारे माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जन्म से ही। पर लॉक जो है इस चीज़ को डिनाई करते हैं और बताते हैं कि अगर ये इनेट आइडिया है तो सारे लोगों को ये सब पता होना चाहिए। और ये पर ऐसा तो नहीं है कि सारे लोगों को ये सारे इनेट आइडियाज़ पता होते हैं,
हैं, तो इसलिए ये डिनाई करते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनेट आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हों। और लॉक बताते हैं कि अगर इनेट आइडिया जो है अगर इनेट आइडिया एग्जिस्ट करते हैं तो वो चिल्ड्रन, इडियट, इन लोगों में भी होनी चाहिए। लेकिन चिल्ड्रन को तो नहीं पता होता है जन्म से कि 2+2 4 क्या है, मॉरल ट्रुथ क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में तो चिल्ड्रन को नहीं पता होता। या फिर किसी इडियट को किसी चीज़ के बारे में तो नहीं पता होता है कि मॉरल ड्यूटी क्या है, क्या फॉलो करना चाहिए, ये सब तो उन्हें नहीं पता होता। तो इसीलिए लॉक बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला सवाल है कि इनेट आइडिया एग्जिस्ट करती है, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो ये दूसरा आर्ग्यूमेंट देते हैं लॉक। और थर्ड आर्ग्यूमेंट देते हैं कि लॉक बताते हैं कि अगर आइडिया को एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ रही है जानने के लिए तो ये इनेट है ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि रैशनलिस्ट फिलोसोफर थे, वो बताते तो हैं कि हाँ इनेट आइडिया एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो साथ में वो चीज़ वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि इनेट आइडिया को जानने के लिए जो है हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। वो रैशनलिस्ट फिलोसोफर ने बताया था। तो इसलिए लॉक बोलते हैं अगर ऐसा है कि एक्सपीरियंस हमें चाहिए इनेट आइडिया को जानने के लिए, तब तो इसका मतलब है वो इनेट है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही एक्सपीरियंस लग गया उसमें तो वो इनेट है ही नहीं ना। तो ये जो है बताते हैं कि ये एक्सपीरियंस के थ्रू गेन होता है। जैसे कि चिल्ड्रन जो है धीरे धीरे बड़े होने के बाद मोरालिटी सीखते हैं, बचपन से ही सीखते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि 2+2 4 क्या होता है। तो ये सब जो है वो लर्निंग के थ्रू सीखते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। ठीक, लॉक के अकॉर्डिंग ऐसा था। हम बताते हैं लॉक अपनी बताते हैं कि जो सारी जो चीज़ है वो दो चीज़ों के थ्रू हम उस चीज़ को जान सकते हैं। एक तो बताते हैं सेंसेशन, एक तो बताते हैं रिफ्लेक्शन। सेंसेशन क्या हुआ, लाइक आप जो आप फील करते हैं, अगर आप किसी चीज़ को आप अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू टच करके आप फील कर पा रहे हैं तो वो सेंसेशन हुआ। रिफ्लेक्शन क्या हुआ, अपने माइंड के थ्रू, थिंकिंग, विलिंग के थ्रू जो है आप उस चीज़ को जान रहे हैं, तो वो हुआ रिफ्लेक्शन। तो लेबनीज़ के अकॉर्डिंग जो है हम दो चीज़ों से जो है जान सकते हैं। जब ये चीज़ों के थ्रू हम सारी चीज़ें जान ही रहे हैं तो इनेट आइडिया को घुसाने का क्या मतलब है। इनेट आइडिया तो अननेसेसरी है। जब हम सारी चीज़ें सेंसेशन और रिफ्लेक्शन के थ्रू ही जान सकते हैं तो इनेट आइडिया को तो किसी काम की ही नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू लेबनीज़। ठीक, और फिर हम बताते हैं लेबनीज़ की रैशनलिस्ट ने जो बोला था कि मॉरल प्रिंसिपल लाइक डू गुड अवॉइड इविल, जैसे जो मॉरल प्रिंसिपल है कि हमें अच्छा करना चाहिए और इविल को अवॉइड करना चाहिए, इनेट है। लेकिन लॉक जो है इस चीज़ को रिफ्यूट करते हैं कि व्हाट इज़ राइट इन वन सोसाइटी में बी रॉन्ग इन अनदर। लाइक ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज़ कोई चीज़ हमारे लिए सही है तो उसके लिए भी सही हो। लाइक अगर कोई लॉ बनते हैं किसी कंट्री में तो किसी कंट्री में तो वो लॉ लीगल होते हैं पर किसी कंट्री में वो लॉ इलीगल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए सही है तो दूसरे के लिए भी सही होगा। तो ये जो रैशनलिस्ट बताते हैं मॉरल प्रिंसिपल है कि हमें अच्छा करना चाहिए, इविल को अवॉइड करना चाहिए, एक इनेट आइडिया है। तो इस चीज़ को लॉक जो है रिफ्यूट करते हैं और बताते हैं कि मॉरल जो आइडिया है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो सारे लोगों के लिए जो है डिफरेंट होती है। ठीक, तो यही था लॉक का फिलॉसफी और लॉक का जो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि कैसे वो इनेट आइडिया को रिफ्यूज़ करने का काम करते हैं। ठीक, तो ये सारे आर्ग्यूमेंट आप बता दीजिएगा। उसके बाद बता दीजिएगा कि लॉक की क्या पॉजिटिव थ्योरी थी। तो लॉक बताते हैं कि माइंड के पास कोई आइडियाज़ नहीं होती हैं, कोई प्रिंसिपल, कोई कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड नहीं है, मॉरलिटी नहीं है। ठीक, और टू सोर्स ऑफ आइडियाज़ है, सेंसेशन और रिफ्लेक्शन। सेंसेशन क्या है, जो एक्सटर्नल एक्सपीरियंस होता है, और रिफ्लेक्शन क्या है, जो इंटरनल एक्सपीरियंस होता है, लाइक डाउटिंग, विलिंग। तो ये जो सारे आइडियाज़ हैं ये जो है एक्सपीरियंस के थ्रू ही हम गेन करते हैं। इवन गॉड, सोल, जस्टिस, ये सारे आइडिया भी जो है हम एक्सपीरियंस के थ्रू ही गेन करते हैं। तो आई होप आपको ये जॉन लॉक का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से एग्जाम में लिख दीजिएगा। कैसे आपको लिखना है, पहले तो आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख देना है कि इनका जो बुक था एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में इन्होंने आर्ग्यू किया कि सारे जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के थ्रू आते हैं और माइंड जो है टैबुला रासा है। और जो 5 आर्ग्यूमेंट थे वो सारे डिस्कस कर लीजिएगा। और लॉक जो है अपनी पॉजिटिव थ्योरी देते हैं, उस चीज़ को डिस्कस कर लीजिएगा। और फिर जो इनका जो 2 सोर्स ऑफ आइडियाज़ है कि हम दो ही चीज़ों से जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं, सेंसेशन और रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, ये हाउ डज लॉक रिफ्यूट इनेट आइडियाज़ वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
explain and examine the important argument of Berkeley whereby he established that the material objects are mind dependent। यानी कि बर्कले का जो आर्ग्यूमेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे ये डिफाइन करते हैं कि मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है वो माइंड डिपेंडेंट है, कि माइंड पे ही डिपेंडेंट है। तो कैसे है वो देख लेते। पहले तो बर्कले क्या थे, वो कौन थे, वो एक एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर थे। तो बताते हैं कि मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है वो माइंड से इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि माइंड पे ही डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। तो इनकी ये जो है मेन आइडिया देते हैं कि ऐसे एस्ट परसेपी, यानी कि अगर कोई एग्जिस्ट कर रही है तो उस चीज़ को परसीव करना हमें इंपॉर्टेंट है। अगर हम परसीव कर पा रहे हैं तभी वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू बर्कले। ठीक, तो बेसिक एम्पिरिसिस्ट प्रिंसिपल क्या है बर्कले का, कि हम परसीव करते हैं, सिर्फ आइडिया परसीव करते हैं, हम किसी थिंग को परसीव नहीं करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी पेड़ को देख रहे हैं, लाइक अगर हम सामने हमारे पेड़ है, अगर हम उस चीज़ को देख रहे हैं तो हम पेड़ को नहीं देख रहे हैं बल्कि हम उसके कलर, शेप्स, टेक्सचर, इन सब चीज़ों को परसीव कर रहे हैं। यानी कि हम उसके आइडियाज़ को परसीव कर पा रहे हैं। हम वो मेन थिंग जो है, हम थिंग को, मटेरियल को परसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यही ये बताते हैं ये जो आइडिया है ये हमारे माइंड में है। ठीक, और ये स्टेप 2 में बताते हैं कि नथिंग कैन बी लाइक एन आइडिया एक्सेप्ट अनदर आइडिया। यानी कि आइडिया के जैसा दिखने वाला कोई और चीज़ हो ही नहीं सकता है, सिर्फ एक दूसरी आइडिया है। आइडिया और आइडिया ही सेम हो सकते हैं। ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ ही है। यानी कि हम किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं तो हम उसके आइडियाज़ को ही देख रहे हैं ना। लाइक किसी रेड कलर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हम वो जो रेडनेस आइडिया है हम उस चीज़ को परसीव कर रहे हैं। तो बर्कले यही बताने का ट्राई करते हैं कि हम सिर्फ आइडियाज़ को परसीव करते हैं, ना कि हम किसी थिंग को परसीव करते हैं। ठीक, और क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं बर्कले, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लॉक प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटी के अगेंस्ट जो है आर्ग्यूमेंट देते हैं बर्कले। तो लॉक बताते हैं कि प्राइमरी क्वालिटी क्या है, शेप है, मोशन है, नंबर है जो कि एग्जिस्ट करता है ऑब्जेक्ट में, और सेकेंडरी क्वालिटी क्या है, कलर, टेस्ट, स्मेल जो है वो माइंड में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो है लॉक जो है ऑब्जेक्ट के प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटी को जो है डिस्टिंग्विश करके बताते हैं कि अगर हम किसी चीज़ों को देख रहे हैं तो हम अगर हम किसी चीज़ों को देख रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारा जो शेप है, साइज़ है, वो तो है ऑब्जेक्ट के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, वो एक प्राइमरी है। उस चीज़ को जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो मेन चीज़ है वो चीज़ ऑब्जेक्ट में होती है, यानी कि लॉक के लॉक के अकॉर्डिंग यही था। लेकिन सेकेंडरी वाली जो कलर और टेस्ट है वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है। ठीक, तो बर्कले इस चीज़ को डिनाई करते हुए बताते हैं कि ऐसा डिस्टिंक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मोशन, शेप, ये सब भी तो हमारे माइंड में ही एग्जिस्ट करती है ना। अकॉर्डिंग टू बर्कले ये बताते हैं कि प्राइमरी क्वालिटी और सेकेंडरी क्वालिटी दोनों जो है हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है। लेकिन लॉक क्या बोल रहे थे कि प्राइमरी क्वालिटी जो है वो ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती है और जो सेकेंडरी क्वालिटी वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। तो बर्कले बताते हैं कि सारी आइडियाज़ जो है माइंड में ही एग्जिस्ट करती हैं। लाइक अगर आप किसी टेबल को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टेबल के पास में हैं तो आपको वो चीज़ें बड़ी ही दिखेगी, लेकिन अगर आप दूर जाएंगे तो आपको वो चीज़ें छोटी दिखेंगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो जो साइज़, जो शेप और साइज़ था वो क्या हुआ, वो भी हमारे माइंड में ही है, वो ऑब्जेक्ट में नहीं है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लास ऑफ वाटर में अगर आप पानी है और आप उसमें पेन डालेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, वो बेंड करता हुआ दिखाई देगा। वो ऐसा क्यों हुआ? हाँ, अब आपको यहाँ ये नहीं बोलना है कि रिफ्रैक्शन के थ्रू वो अलग सेंस में आ गया। लेकिन यहाँ पे हम जब बर्कले की फ़िलॉसफी देख रहे हैं तो ये बताते हैं कि वो चेंज हुआ। इसका मतलब तो क्या हुआ कि वो जो शेप और साइज़ है वो माइंड में ही है, वो ऑब्जेक्ट में नहीं था। ठीक, तो इसीलिए ये बताते हैं कि सारे जो आइडियाज़ हैं वो माइंड में ही हैं। तो इस चीज़ को जो है बर्कले जो है लॉक के प्रिंसिपल को डिनाई करते हैं और बताते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं माइंड डिपेंडेंट ही हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है बर्कले के अकॉर्डिंग, बर्कले के द्वारा जो दिया गया है, तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम रिलेटिविटी ऑफ परसेप्शन, यानी कि हम जो भी परसीव करते हैं वो जो है डिफरेंट डिस्टेंस, एंगल, लाइट के थ्रू जो है डिफरेंट हो जाती है। लाइक अगर हम किसी माउंटेन को देख रहे हैं
हैं तो आप उनको पास जाके तो माउंटेन बड़ी ही दिखेगी, लेकिन दूर जाएंगे तो आपको वो छोटी ही दिखेगी। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो माइंड डिपेंडेंट ही है। तो हमारे देखने के रिलेटिव, हमारे देखने के जो नज़रिए हैं उसके थ्रू भी जो चीज़ें जो है डिफरेंट हमें लगती है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें जो आइडियाज़ हैं वो हमारे माइंड में ही एग्जिस्ट करती हैं। और नेक्स्ट ये क्या बताते हैं बर्कले की, अगेंस्ट मैटर एज अननोन सबस्ट्रेटम, यानी कि लॉग जो बताते हैं कि कलर, शेप, सारी जो क्वालिटी हैं वो किसी सब्सटेंस के थ्रू डिफाइन होती है। लाइक हमें नहीं पता कि वो मैटर क्या है। लाइक ये बता देते हैं कि ये जो क्वालिटी है वो किसी सब्सटेंस में डिफाइन करती है, किसी सब्सटेंस में एग्जिस्ट करती है, और वो उस चीज़ को जो लॉग है वो मैटर नाम देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो मैटर क्या है, वो क्या सब्सटेंस क्या है। तो इसी चीज़ को बर्कले बताते हैं कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये क्या मतलब हुआ कि लाइक आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर रही है तो वही हो गया, मतलब कि आप किसी सर्कल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन लाइक कोई ट्रायंगल है वो सर्कुलर शेप में, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो इसी चीज़ को जो है बर्कले जो है डिनाई करते हुए बताते हैं। और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट बर्कले क्या देते हैं कि कंसीविंग द अनकंसीव इज़ इम्पॉसिबल। तो बताते हैं कि जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है उस चीज़ को हम अगर बोल रहे हैं कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ऐसा तो मीनिंगलेस ही बात हुआ ना। लाइक हम बोल रहे हैं कि इमेजिन कीजिए कि कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आपके माइंड ने क्या इमेजिन किया, आपके माइंड ने तो ट्री इमेजिन कर लिया, लेकिन आपको बोला क्या गया है कि ये इमेजिन कीजिए कि वो ट्री जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब जो है माइंड ने तो परसीव कर लिया ना, तो माइंड डिपेंडेंट ही हुआ। तो ये जो सारे आर्ग्यूमेंट हैं ये बर्कले बताते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं वो माइंड डिपेंडेंट ही है। तो आपको ये अच्छे से, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है उसको आप अच्छे से एग्जाम में लिख लीजिएगा। पहले आप बर्कले की जो फिलॉसफी है वो शॉर्ट में बता दीजिएगा कि इनका मेन क्या है, टू बी इज़ टू परसीव, यानी कि अगर कोई चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है तो उसको परसीव करना इंपॉर्टेंट है, तभी वो चीज़ें जो है एग्जिस्ट करेंगी। और बेसिक प्रिंसिपल बता दीजिएगा, जो हम सिर्फ आइडियाज़ परसीव करते हैं, हम उस चीज़ों को परसीव नहीं करते हैं। और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट बता दीजिएगा, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट फ्रॉम परसेप्शन, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लॉग, प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटी, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम रिलेटिविटी ऑफ परसेप्शन, और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मैटर एज अननोन सबस्ट्रेटम, और कंसीविंग द अनकंसीव इज इम्पॉसिबल। इन सारे आर्ग्यूमेंट को जो है अच्छे से डिफाइन कर दीजिएगा और शॉर्ट में लास्ट में कंक्लूजन डाल दीजिएगा। तो इससे आपका जो आंसर बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एंड एग्जामिन ह्यूम्स पोजीशन विद रिगार्ड टू कॉजेशन। तो ह्यूम जो थे वो एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर थे। वो बताते हैं कि ह्यूम बताते हैं कि जो सारे आइडियाज़ हैं वो इम्प्रेशन के थ्रू आती है, यानी कि जो इम्प्रेशन क्या होती है, जो एक्चुअल में आप एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज़ को जो है इम्प्रेशन इनके द्वारा बोला गया है। और इनकी जो फिलॉसफी है कि कोई चीज़ अगर हो रही है तो उसका रीज़न क्या है। तो रीज़न क्या है, रीज़न जो है एक्चुअल एक्सपीरियंस ही रीज़न है। तो एक्सपीरियंस क्या शो करता है, ह्यूम बताते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अगर हम किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम जो है 3 एलिमेंट देखते हैं, या तो टेम्पोरल प्रायोरिटी, स्पैटियल कॉन्टिग्यूंसी, कांस्टेंट कंजक्शन। यानी कि हम जो वो चीज़ें देख पा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कोई ए बॉल है वो बी बॉल को जो है मूव करा रही है, मतलब वो इसके पीछे जा रही है और इसके थ्रू जो है बी बॉल मूव हो रहा है। तो क्या होता है कि हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो ए है ये मेन काम इसका क्या है, ए का क्या है कि ये मूव कर रही है और बी जो क्या है वो मूव हो रहा है, ठीक। लेकिन हमें क्या यहाँ पे रीज़न दिखा कि ये कैसे हो रहा है। ये जो रीज़न हुआ, जो काउज हुआ, वो चीज़ें तो हमें नहीं दिख रही है, हमें तो सिर्फ इवेंट दिख रहा है कि हाँ ये मूव हो रहा है और इसके आगे आगे ये मूव हो रही है, यानी कि इसके थ्रू जो है ये मूव हो रही है। हमें तो मेन रीज़न तो हमें दिख नहीं रहा है। तो बताते हैं कि हम जो प्रॉपर जो कनेक्शन है, ह्यूम जो बताते हैं कि हम कोई कनेक्शन नहीं देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में। हम जो है ये जो कॉज है वो कॉजेशन हम नहीं देख पा रहे हैं। हम जो सिर्फ ये देखते हैं कि एक चीज़ हो रही, एक जो चीज़ इवेंट हो रही है और दूसरा इवेंट हो रहा है, वो इवेंट जो है एक दूसरे को कैसे कनेक्ट कर रहा है, वो कनेक्शन
कनेक्शन तो हम नहीं देख पाते, लेकिन वो जो इवेंट हो रहा है बस हम उस इवेंट को देख पाते हैं। ठीक, तो यही बताते हैं कि ए जो फॉलो करता है बी को और बी को फॉलो करता है। और दूसरा एग्जांपल बताते हैं कि फायर जो है हीट के थ्रू फॉलो होता है, यानी कि अगर फायर होगा तो हीट तो होगा ही। तो जो कनेक्शन हुआ, जो कॉजेशन हुआ, उस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम बस इवेंट को देख रहे हैं। और बताते हैं टेम्पोरल प्रायोरिटी क्या हुआ कि काउज जो है हमेशा जो है इफ़ेक्ट के पहले आएगा। यानी कि जो एग्जांपल हमने बताया है कि ए जो बॉल है वो बी को जो है मूव करने का काम कर रही है, तो ये जो काउज है यही काउज हो गया। तो ये जो है इफ़ेक्ट क्या हुआ, इफ़ेक्ट ये हुआ कि ये मूव कर रही है। काउज क्या हुआ, काउज ए हो गया। तो काउज जो हमेशा जो है इफ़ेक्ट के पहले आएगी। ये काउज हो गया, ये इफ़ेक्ट आया, ये पहले आएगी। पर हमें जो है कुछ स्पेशल पावर नहीं दिख रहा है जो ये कैसे हो रही है, आखिर हमें वो चीज़ हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो इसी चीज़ को ह्यूम बताते हैं कि तो ऐसा होता कैसे है, तो ओरिजिन कैसे हुआ कॉजेशन के आइडिया का। तो ह्यूम बताते हैं कि माइंड जो है इस आइडिया को ऐड कर लेती है। कैसे ऐड कर लेती है, बिकॉज ऑफ हैबिट और कस्टम। सो कॉजेशन इज साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन, यानी कि इसका हमें कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन ये बोलते हैं कि हमारी माइंड खुद ही पहले से ये एजम्पशन बना लेती है कि ये चीज़, जैसे फायर है तो हीट तो होगी ही। ये चीज़ जो है माइंड का ही काम है कि माइंड जो है पहले ये अपने माइंड में आइडिया क्रिएट कर लेती है कि ऐसा तो होगा ही। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है एक सेकेंड, हम ह्यूम पे आ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉजेशन का जो आइडिया है वो माइंड के थ्रू ही प्रोसीड कर पाता है आगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि हम उस चीज़ों को तो नहीं देख पा रहे हैं, उस कॉजेशन को तो नहीं देख पा रहे हैं, हम सिर्फ इवेंट को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो हो कैसे रहा है, तो वो माइंड के थ्रू हो रहा है। यानी कि माइंड ही जो है, माइंड में ही हमने पहले बना लिया है कि हाँ फायर है तो हीट तो होगी ही। तो ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन है, तो इसके थ्रू जो है कॉजेशन होता है। तो ह्यूम का जो स्ट्रेंथ क्या है और क्रिटिसिज्म क्या है वो देख लेते हैं। तो ये बताते हैं कि इनका जो इन्होंने जो बात बोली थी ह्यूम ने कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये माइंड के थ्रू हो रहा है, क्योंकि माइंड ही जो है उस आइडिया को जो है ऐड कर रहा है। तो इससे जो है इनका जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है और ह्यूमन बिलीफ को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई चीज़ हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है, ह्यूमन माइंड के थ्रू हो रहा है। तो एक स्ट्रेंथ देख लेंगे डेविड ह्यूम का, और क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि बताते हैं कि इफ़ कॉजेशन इज मेयरली हैबिट देन लॉ ऑफ नेचर अननेसेसरी तो है ही नहीं। लाइक कुछ फिलोसफर जो है ह्यूम को रिजेक्ट करते हुए, यानी कि ह्यूम के थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए बताते हैं कि अगर कॉजेशन एक हैबिट ही है कि हमारे माइंड ने ही सब कुछ सोच लिया है तो लॉ ऑफ नेचर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो है ह्यूम की जो थ्योरी थी वो रियल काउज को इग्नोर करती है, यानी कि रियल में जो किस वजह से हो रहा है वो चीज़ों को जो उस मैकेनिज़्म को जो है इग्नोर करती है और सिर्फ सारा जो चीज़ है वो माइंड पे रिलाई कर देती है कि हाँ माइंड के थ्रू हो रहा है। और कांट बताते हैं आगे जाके क्रिटिसाइज करते हुए बताते हैं कि कॉजेशन जो है कोई हैबिट नहीं है बल्कि एक अप्रायोरी कैटेगरी ऑफ माइंड है। यानी कि अप्रायोरी क्या हुआ, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, जो कि यूनिवर्सल होता है और विदाउट एक्सपीरियंस जो हम गेन करते हैं वो एग्जिस्ट करता है। तो कांट बताते हैं कि ये जो है कॉजेशन जो है अप्रायोरी कैटेगरी है, ना कि कोई हैबिट है। तो आई होप आपको ह्यूम का जो ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और तो आप इसी तरीके से जो है आंसर लिखेगा तो आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। तो कैसे लिखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे कि हाँ ह्यूम की क्या फिलॉसफी एम्पिरिसिस्ट रहे हैं और जो सारे आइडियाज़ हैं वो जो है इम्प्रेशन के थ्रू आती हैं, और जो फिर कनेक्शन कैसे होता है, हम तो सिर्फ इवेंट होते हुए देखते हैं, हम तो काज को देखते नहीं हैं। तो फिर आगे आंसर देते हैं कि हाँ माइंड जो है उस आइडिया को ऐड करता है। फिर स्ट्रेंथ और क्रिटिसिज्म लिख दीजिएगा। तो आई होप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये है कि एक्सप्लेन हाउ द सिंथेटिक और प्रायोरी जजमेंट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू कांट। देखिए पहले तो देख लीजिए कि अप्रायोरी जजमेंट क्या होते हैं और सिंथेटिक क्या होता है। सिंथेटिक और अप्रायोरी जजमेंट, सिंथेटिक क्या हुआ कि जैसे दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, एनालिटिक रीजनिंग और सिंथेटिक। एनालिटिक में क्या होता है कि हमें जो है कुछ भी न्यू नॉलेज गेन नहीं होता है। लाइक हम अगर 2 + 2 = 4 बोले
तो हमें यहाँ पर क्या हुआ कि जो थ्योरी दी गई है उसी चीज़ को हम डिफाइन कर रहे हैं ना, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसी चीज़ को हम बता रहे हैं ना, हम तो कुछ न्यू नॉलेज नहीं दे रहे हैं, ठीक। और अप्रायरी जजमेंट क्या हुआ, जो कि इंडिपेंडेंट हो, यूनिवर्सल हो, और जो है हम विदाउट एक्सपीरियंस गेन कर सके। तो ऐसा कांट से पहले जो सारे फिलोसोफर थे ऐसा माना जाता था कि जो अप्रायरी जो जजमेंट है वो एनालिटिकल होता है, ठीक। और जो अपोस्टेरी जजमेंट है वो सिंथेटिक होता है, वही जो है न्यू नॉलेज बता सकता है। लेकिन जो अप्रायरी जजमेंट है वो एनालिटिक होता है, वो स्टैटिक होता है, वो न्यू नॉलेज हमें नहीं बताता है। लेकिन कांट क्या बताते हैं कि अप्रायरी जजमेंट, सिंथेटिक जजमेंट जो है पॉसिबल है, यानी कि वो चीज़ जो है हमें इंडिपेंडेंटली भी है, विदाउट एक्सपीरियंस भी गेन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हमें न्यू नॉलेज बता रही है, ठीक। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो देखिए, तो कांट ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि अप्रायरी का मतलब जो हमने आपको बता दिया कि माइंड के पास पहले से ही होता है, यूनिवर्सल होता है। और सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ कि हम न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, यानी कि माइंड कुछ ऐड कर रहा है, ठीक। तो कांट बताते हैं कि कुछ ट्रुथ होते हैं जो हमें न्यू नॉलेज भी देते हैं, और हम उससे जानते भी हैं पहले से बिना किसी एक्सपीरियंस किए हुए। जैसे कि वो मैथमेटिक्स के बारे में बताते हैं कि 2 + 2 = 2 + 3 = 5। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये तो अप्रायरी जजमेंट हुआ ही, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को ये सिंथेटिक कैसे बोलते हैं वो देखिए। ये बताते हैं कि हम जो 2 + 3 लिखे तो उसके बाद हमें जो आंसर देखने को मिला वो हुआ 5, यानी कि हमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो कांट इसी तरीके से डिफाइन करते हुए बताते हैं कि इसी वजह से जो है सिंथेटिक अप्रायरी जो है जजमेंट जो है पॉसिबल हो सकती है। तो मैथमेटिक्स के थ्रू ये बताते हैं, और साइंटिफिक नॉलेज जैसे कि काउज एंड इफेक्ट, तो ये फिर बताते हैं कि काउज और इफेक्ट को जो है साइंस में जो लॉज है काउज एंड इफेक्ट की, हम जो चीज़ें जो हम देखते हैं वो हम सिर्फ इवेंट को हम देख पाते हैं, पर फिर भी हम सारे इवेंट में बिलीव करते हैं कि वो उसका कोई ना कोई काउज तो होगा ही। तो ये हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड में जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हम ये जो है एक्सपीरियंस के पहले से ही हमारे माइंड में एग्जिस्ट है कि हाँ वो चीज़ें तो होंगी ही, उस चीज़ों का तो रीज़न तो होगा ही। यानी कि अगर कोई इफ़ेक्ट हो रहा है तो हमारे माइंड में पहले से ये है कि उस चीज़ का जो है काउज तो होगा, यानी कि वो जो हम गेन कर रहे हैं वो विदाउट एक्सपीरियंस ही गेन कर रहे हैं, तो वो अप्रायरी हुआ। तो इसी तरीके से बताते हैं कि सिंथेटिक अप्रायरी एग्जिस्ट कर सकती है मैथमेटिक्स के थ्रू, और काउज एंड इफेक्ट जो साइंटिफिक लॉज है उसके थ्रू, और स्पेस एंड टाइम, जिसमें ये बताते हैं कि हम जो है स्पेस और टाइम को तो नहीं देख रहे हैं, हम तो बस देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है, लाइक जो इवेंट हो रही है टाइम के थ्रू, और जो स्पेस में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रही है, हम तो बस उस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन हम फिर भी स्पेस एंड टाइम में तो बिलीव कर रहे हैं ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि सिंथेटिक और अप्रायरी जजमेंट एक साथ पॉसिबल हो सकती है। तो इसी वजह से ये बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा आखिर है कैसे पॉसिबल, वो सवाल उठता है मेनली, ठीक। तो नॉर्मली अप्रायरी एनालिटिकल होती है, कोई न्यू नॉलेज नहीं होता है, तो कैसे एग्जिस्ट करती है वो देखते हैं। तो कांट बताते हैं कि सिंथेटिक अप्रायरी जजमेंट पॉसिबल है क्योंकि माइंड ऑलरेडी कंटेन स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस, यानी कि माइंड में जो है पहले से एक स्ट्रक्चर बनी हुई है जो कि एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करती है। लाइक माइंड सिर्फ डाटा रिसीव नहीं करती है वर्ड से, बल्कि वो इस चीज़ को शेप करने का भी काम करती है। लाइक कांट ने जो बताया था कि जो हम किसी नॉलेज को हम गेन करते हैं वो एक्सपीरियंस के थ्रू गेन तो कर लेते हैं, लेकिन हमें रैशनल थिंकिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, रीज़न की भी ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ों को शेप करने के लिए। तो वो कैसे होता है, वो माइंड के थ्रू ही होता है। तो इसी वजह से जो है कांट बताते हैं कि सिंथेटिक अप्रायरी जजमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो 3 स्टेप इसमें बताते हैं कि कैसे जो है माइंड जो एक्सपीरियंस को कंस्ट्रक्ट करती है, लाइक सेंसिबिलिटी, रिसीविंग डाटा, अंडरस्टैंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, रीज़न फॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो वो पहले जो हम डाटा को सेंस करते हैं, फिर हमारा जो माइंड है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का काम करता है, फिर रीज़न के थ्रू जो है वो प्रिंसिपल फॉर्म करता है कि हाँ इसके थ्रू जो है वो चीज़ें हो रही है, लाइक काउज एंड इफेक्ट हो रही है। तो इसी तरीके से जो है सिंथेटिक अप्रायरी जजमेंट पॉसिबल है। और कांट बताते हैं कि कांट जो है इंट्यूशन की बात करते हैं कि हम जो है स्पेस एंड टाइम को तो हम देखते नहीं हैं,
हम सिर्फ ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो और टाइम को भी, तो हम टाइम को तो नहीं देख पा रहे हैं, हम तो क्लॉक देखते हैं, क्लॉक में हम टाइम थोड़ी देखते हैं, तो क्लॉक देखते हैं, हम टाइम को नहीं देख पाते। तो हम क्या देखते हैं, जो टाइम के साथ जो इवेंट हो रहा है हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसी तरह कांट बताते हैं कि इसके थ्रू जो है सिंथेटिक अप्रायरी जजमेंट जो है पॉसिबल है। तो ये बताते हैं कि स्पेस एंड टाइम क्या है, अप्रायरी फॉर्म है, ठीक। और माइंड क्या है, जो है माइंड के पास जो है अप्रायरी कैटेगरीज है, लाइक कॉजिलिटी, जो हमने बताया कि कॉज एंड इफेक्ट जो है एक साथ ही चलती है, लेकिन हमें तो पहले से पता नहीं था कि ऐसा हमें तो दिखता नहीं था, तो ऐसा कैसे हो रहा है, तो वो माइंड के थ्रू ही हो रहा है। और तो ये अप्रायरी जो स्ट्रक्चर है वो सेंसेशन से कंबाइन होकर जो है हमें जो सिंथेटिक अप्रायरी नॉलेज देती है। तो इसी के थ्रू जो है सिंथेटिक अप्रायरी नॉलेज जो है पॉसिबल है। आई होप आपको ये कांट का जो है सिंथेटिक अप्रायरी जजमेंट जो कैसे पॉसिबल है वो समझ में आ गया होगा। आपको अच्छे से जो है आंसर लिखना है, पहले तो आपको डिफाइन कर देना है कि कांट की क्या प्रिंसिपल रही है, कि वो जो है दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। रैशनलिस्ट थिंकर जो बात बोलते हैं रीज़न के बारे में कि हाँ रीज़न के थ्रू हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, और एम्पिरिसिस्ट जो बात करते हैं कि एक्सपीरियंस ही पॉसिबल है। तो ये उस दोनों चीज़ों को बताते हैं कि वो दोनों जो है पार्शली राइट है। तो वो अपने फिर बताते हैं कि सिंथेटिक अप्रायरी जजमेंट कैसे पॉसिबल है। तो मैथमेटिक्स, साइंटिफिक लॉ, स्पेस एंड टाइम, इन सब चीज़ों के बारे में आप डिफाइन कर देंगे। लास्ट में कंक्लूजन लिख दिएगा, तब आप अच्छे से जो है आंसर लिख सकते हैं। तो हमारा जो है टॉपिक ख़त्म हो गया, सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक, सारे लेक्चर समझ में आया होगा। बाय बाय, थैंक यू।